हाँ जी दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं सभी? चले जी। क्या है ये वीडियो? देख तो समझ तो गए होंगे आप टाइटल देख करके। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है और इंडियन पॉलिटी हम लक्ष्मीकांत के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। लक्ष्मीकांत। अब ये तो वर्ल्ड फेमस है लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी के लिए। ठीक है, तो इसको हम रीड कर रहे हैं हमारी वीडियो लेक्चर्स में। क्लियर। और ये पार्ट वन इसका आ चुका है जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। ये सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट आप देख पाएंगे। प्लेलिस्ट देखने से पहले आपको छोटा सा फेवर करना है, प्यार दिखाना है, अपनापन दिखाना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। ठीक है। और वीडियो कर देना लाइक यार। ठीक है। और नोट्स तो आप बना ही लेंगे। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मतलब अपनी पढ़ाई को लेकर के जो सीरियस है, ठीक है, जो अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस है वो नोट्स तो बना ही लेंगे। अब आपने देख लिया एनडीए का पेपर भी देखा, आपने सीडीएस का पेपर भी देखा, और अभी आप देखने वाले हैं सिविल सर्विसेज का पेपर। सीएपीएफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पेपर मैंने खुद नहीं देखा है। लास्ट ईयर का भी नहीं देखा मैंने अभी तक। तो जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर आपको मैं बता दूं कि मार्क्स कितने ज़्यादा अलॉट होने लगे हैं। अब आप मान के चलिए कि 166 मार्क्स के आसपास अलॉटमेंट आपको मेंस में देखने को मिल रही है पॉलिटी से। और पॉलिटी में भी गवर्नेंस से, एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटी इन डेप्थ। इट इज़ वेरी मच क्रूशियल फॉर अस so that we can secure maximum marks if we are dreaming of being an officer। चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे आपके सिविल सर्विसेज की बात हो, आईएएस ऑफिसर की बात हो, आईपीएस की बात हो, बीइंग अ लीडर इज समथिंग इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्यू। सो इसीलिए आप लोग अपने नोट्स इस क्लास को देख करके बनाते रहिए। मैं बहुत ही, मेरी क्लासेस जो हैं, देखिए मैंने क्या किया इससे पहले वाली जो क्लास थी वो 30 मिनट की क्लास थी। मैंने क्या डिस्कस किया उसके अंदर? रेगुलेटिंग एक्ट और अमेंडिंग एक्ट, बस ये दो चीज़ें डिस्कस की। अमेंडिंग एक्ट किया था 1781 का, और इससे ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट किया था। अब 30 मिनट में अगर मैं इन सिर्फ दो चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है और इन डेप्थ मिल रही है। Those who are preparing for the very first time, please be thankful and please feel lucky कि आपको ये सभी चीज़ें मिल रही है। क्योंकि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेन पॉलिसी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी के नाम पर कुछ नहीं मिलता है जानने को अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर है। हालांकि बहुत से लेक्चर्स मिल जाएंगे। कोपरनिकस ने ये किया, कैपलर ने ये किया, डेट्स इट। कैप ये वीडियो, ये जो टॉपिक आपको जिसने भी बताया है कि कैपलर ने क्या किया, वो कैपलर लो पूछ लेंगे ना, वो तीन लो भी ठीक से नहीं बता पाएंगे। ठीक है। इसलिए इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी है और एक चैनल को, एक टीचर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले इंडियन पॉलिटी का। जो हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कर लिया है। अब हम आ गए हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पर। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ, और जैसे यहाँ पे पिट्स इंडिया लिखा हुआ है, ये एपोस्ट्रॉफी जो इस्तेमाल करी है, पिट्स इंडिया, तो मैं क्या करता हूँ अक्सर, मैं ना करेक्ट करता रहता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पर पिट्स एक्ट ऑफ 1784 में इस्तेमाल करने वाला हूँ। हालांकि इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट है, जो एनसीईआरटीज में, और उसी को देख करके डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस और टीचर्स ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक उन्होंने। हाँ, लेकिन मैंने कर दिया है। तो पिट्स एक्ट ऑफ 1784 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पिट्स इंडिया एक्ट एंड पिट्स एक्ट सेम होने वाला है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फीचर देखिए क्या है। अब पिट्स एक्ट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, पिट्स एक्ट आया 1784 में। लगभग 9 साल। अब 9 साल में क्या क्या चीजें बदली? 9 साल में काम करने का तरीका बदला।
इस टाइम पर डर था ब्रिटिशर्स के हाथ में 1773 में कि अमेरिका हाथ से निकल जाएगा। उनका डर 1784 में आकर के सच हो गया, अमेरिका हाथ से निकल गया। अब वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं इंडिया को लेकर के, और ज्यादा रेगुलेट कर रहे हैं वो। जिस तरीके से जो रेन्स होते हैं ना, रेन्स, जो हम हॉर्स राइडिंग जो करते हैं वो समझ जाएंगे इस बात को। हॉर्स राइडिंग करते वक्त भी जो आपके हाथ में कंट्रोलिंग स्ट्रिप्स होती है ना, उसको भी रेन कहते हैं। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू रेगुलेट कर रहे थे इंडिया को। तो रेंज किसके हाथ में थी? रेंज थी ब्रिटिशर्स के हाथ में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में। उन्होंने उस रेंज को और ज्यादा स्ट्रोंगली ग्रिप उस पर बना ली थी। समझ रहे मेरी बात को? तो द फीचर ऑफ 1784 क्या हुआ इस टाइम पर? इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली दे रखी थी, जो अथॉरिटी दे रखी थी ना कि आप सिविल काम भी कीजिए, आप मिलिट्री काम भी कीजिए, आप रेवेन्यू का काम भी कीजिए। अब इस टाइम पर इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज को और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सेपरेट कर दिया। डाइकोटमी आ गई है। ठीक है, किस किस चीज की डाइकोटमी आई? कमर्शियल काम अलग कर दिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गई, और जो पॉलिटिकल फंक्शंस है वो अलग हो गए। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो अब कमर्शियल अफेयर्स को देख रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो अब पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रहे थे। इन जब एक ही जगह पर दो अथॉरिटीज हो तो उसको हम डबल गवर्नमेंट बोलेंगे, इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इट एस्टैब्लिश डबल गवर्नमेंट या डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। हालांकि मैं आपको बता दूं इस टाइम पर 1784 की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ वंडीवाश हुआ फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, और 1784 में मैसूर की लड़ाई हो रही है, आरकोट की लड़ाई हो रही है, इधर उधर की सब लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, तो जो कॉमनर्स थे ना, कॉमनर्स वैसे भी मतलब उनकी जो पोजीशन थी, काम करने का जो तरीका था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, फ्रूटफुल नहीं था। तो इस टाइम पर ब्रिटिशर्स जो कर रहे थे वो वैसे भी बेनिफिट में नहीं थे इंडियंस, और जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे उनसे वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके बेनिफिट की कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। इस टाइम के जितने भी अफेयर्स थे वो रूलिंग एंटिटीज जैसे कि नवाब हो गए, निजाम हो गए, कोई लोकल राजा हो गया, उनके बीच में एग्रीमेंट्स चल रहे थे इस टाइम पर। ठीक है, इंडिया का वेलफेयर इस टाइम पर वैसे भी नहीं हो रहा था, ट्रेड को लेकर के भी नहीं हो रहा था। अगर हो रहा था तो उन लोगों का हो रहा था जो कि एलीट क्लास में आ रहे थे, जो कि फ्यूडलिज्म, मेडिवल हिस्ट्री में फ्यूडलिज्म आपने पढ़ा होगा, तो फ्यूडलिज्म से जिनको लैंड मिल गई थी और उस लैंड के ऊपर वो प्रॉफिट गेन कर रहे थे, डेट्स इट। तो इंडिया में पुअर जो थे उनकी सिचुएशन पुअर लेवल से ऊपर नहीं आई थी, और जो रिच थे उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि भैया कौन रूल कर रहा है, क्या रूल कर रहे हैं, क्या एक्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, डबल गवर्नमेंट आ रही है, ट्रिपल गवर्नमेंट आ रही है। दे वर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। ठीक है, सो डुअल गवर्नमेंट का मतलब है कि ब्रिटिशर्स जो है वो जब इंडिया को लेकर के पिट्स इंडिया एक्ट में एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, पिट्स एक्ट। ठीक है, इट empowered the board of control to supervise and direct all operation of civil and military government और revenue of the British possession in India। जितना भी ब्रिटिशर्स ने जमीन भारत में जीती थी उससे जितना भी टैक्स आ रहा था उन सभी चीजों के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कर रही थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स में थे। कितना सामान ब्रिटेन से आ रहा है और ब्रिटेन यहाँ से जा रहा है उस सभी का रख रखाव कौन कर रही थी, लेजर मेंटेन कर रही थी, वो कर रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। डेट्स इट। ठीक है, ये एक पहला एक्ट था जिसमें ब्रिटेन ने भारत में जीती हुई जमीन को अपने पोजेशन बोल करके डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटेन ने भारत के अंदर जमीन को कब्जा कर रखा है।
ये पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले बोला गया था। मतलब ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट डायरेक्टली अब इंडिया के अंदर जीती हुई जमीन को अब कंट्रोल करेंगे ब्रिटेन में बैठ करके। जो कानून वो ब्रिटेन में बैठ करके बनाएंगे वो भारत में लागू होगा, सिर्फ इनके नजर में, सिर्फ इनकी नजर में। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं, जो सिचुएशन थी पुअर की और रिच की वो आप सुन चुके हैं। उसके ऊपर एक आइडिया लगा लीजिएगा कि मालूम भी नहीं था ब्रिटिशर्स इसको, इंडियंस को, कि हम लोग रूल हो रहे हैं, हमारा ऑपरेशन हो रहा है। ये सभी की सभी चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के थ्रू कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या हुई। दोस्तों, इंडिया के अंदर जब सरकार बनती है तो सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है। उस वेलफेयर गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ा मैकेनिज्म है मार्केट पॉलिसी, इन्फ्लेशन, वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, काम करने की कितने, मतलब जो हमारा इंडेक्स है वो कितना इजी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ये सभी चीजें हमने जो सीखी वो ब्रिटिशर्स की इन प्रैक्टिसेस से सीखी, कि उन्होंने काम को डिवाइड कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट। 7 शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट के पास कोऑपरेटिव को लेकर के कौन से काम है, डायरेक्ट टैक्स कौन से है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से है, कहाँ कहाँ से वो टैक्स आएंगे। फाइनेंस कमीशन का भी यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो ये डिटरमिन करती है कि जितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट में। अगर स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट और पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स में। तो ये सभी चीजें हमने, हमारे माइंड में नहीं आई है, ये सभी चीजें हमने सीखी है हमारे ऑपरेशन से। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था। ठीक है, चले आगे। आई होप सभी को क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ गई है सभी को। नेक्स्ट एक्ट पर मैं आ रहा हूं, मैं एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 कॉर्नवालिस के बाद आया था, सॉरी वॉरेन हेस्टिंग के बाद आया था आपका, एक सेकंड रुकना, यहां पर आ गया, हेस्टिंग्स के बाद आया था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का भारत में आना ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा है, ब्रिटिशर्स के लिए एक बेनिफिट डिसीजन रहा, उनके लिए विन विन सिचुएशन रही ब्रिटिशर्स के लिए। कॉर्नवालिस जो था यहाँ इंडिया में सर्व करने से पहले यूएस में था, तो अपने फेलियर के बाद वो ना प्रिपेयर्ड होकर के आया था कि मुझे भारत में किस प्रकार से रूल करना है, क्या डिसीजन लेने हैं। एक एम्पल डिसीजन लेने वाली पर्सनैलिटी थी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को मालूम था कि मैं ब्रिटिशर्स का फेथ गेन करूंगा, पहले उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज भी दूंगा, इसके बाद उनको मैं धीरे 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 सब्सिक्वेंट मैनर में, ग्रेजुअल मैनर में अपने लिए टर्न कर दूंगा, मतलब कि फेवर ले लेगा वो उनसे। ठीक है, अभी देखिए ये क्या हुआ, ये मैन्युपुलेशन तो हुआ, और क्या हुआ, और मैन्युपुलेट करना क्या होता है, मैन्युपुलेशन और क्या होता है, यही तो मैन्युपुलेट किया कॉर्नवालिस ने। हेस्टिंग के बाद आया था, और सबसे बड़ा जो इसका डिसीजन था वो था अपना परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। इसको आप हिंदी में बोलेंगे तो आप जमींदारी सिस्टम कह सकते हैं। ठेके खोल दिए जमीन के, और जिसने सबसे ज्यादा पैसा ब्रिटिशर्स को दिया वो ठेका उसको दे दिया जाता था। किस चीज का ठेका, रेवेन्यू इकट्ठा करने का। अब यहां से तो क्या स्टार्ट हुआ, सबसे ज्यादा करप्शन भारत में ये जमींदारी सिस्टम से स्टार्ट हुई। लेकिन कुछ हमारा बुरा होता है ना, जब जब हमारा कुछ, हमारे खिलाफ कुछ जाता है, हमारे अगेंस्ट कुछ जाता है, हमारे विपरीत कुछ जाता है, तो क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अरे भाई क्या हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं,
लेकिन जब काफी समय निकल जाता है ना, तब हमें अकल आती है कि यार उस टाइम पे समझ जाते ना तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। क्यों? तो बस कॉर्नवालिस के परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम से जो बड़े बड़े जमींदार बन गए और जिनको रेवेन्यू इकट्ठा करने का ठेका मिल गया, और उसी से करप्शन धीरे धीरे आई। करप्शन, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना, कभी मैं लेकर के आऊंगा क्लासेस, तो आप रेड टेपिज्म पढ़ेंगे, एक लॉन्ग चैन ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, हेरार्किकल सिस्टम पढ़ेंगे। ये सभी चीजें जो है ये खराब है, ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑथर्स भी इसके ऊपर, इंटरनेशनल थिंकर्स भी इसके ऊपर, कार्ल मार्क्स, अपना वेबर, इन सभी ने अपनी कुछ ना कुछ थिंकिंग इसके ऊपर दी है। बट आई डोंट थिंक सो कि लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा हो सकता है। इट लीड्स टू रेड टेपिज्म व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बातें सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं उन शॉर्ट कमिंग्स की बात कर रहा हूँ जो इस टाइम पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलती है। ठीक है, आप ये बात कर रहे हो, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो ये हेरार्किकल सिस्टम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, और हर एक ब्लॉक से एक नेता का आना, रिप्रेजेंटेशन होना, अपने आप में खराब है। उनको सैलरी कहाँ से मिलती है? उनको सैलरी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में पैसा किसका है? भारत के लोगों का है, जो टैक्स के रूप में दिया जाता है। तो उनके बेनिफिट के लिए तो वो पैसा नहीं है, वो पैसा है किसके लिए? सैलरीज देने के लिए। मेरे हिसाब से तो दिस चेन इज शुड बी चेंज्ड, राइट। हालांकि कोई बात नहीं, अभी आप लोग थोड़े यंग माइंड है तो मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको हर चीज के ऊपर एक एक होलिस्टिक अप्रोच देना चाह रहा हूं आपको। मैं वापस से टॉपिक पर आता हूं। एक्ट ऑफ 1786, कॉर्नवालिस आया था जमींदारी सिस्टम लेकर के। उसके आने से पहले उसने दो शर्त रखी। एक तो भैया मुझे ना कंप्लीट अथॉरिटी चाहिए। अगर मेरा काउंसिल कह रहा है कि सर ये काम नहीं होना चाहिए, और गवर्नर जनरल कह रहा है कि ये काम होना चाहिए, तो मैं ओवरराइड कर सकूं गवर्नर जनरल के काउंसिल के डिसीजन को। मतलब कि यहाँ पर रेसिडुअरी पावर किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है। ये चीज हमने कहाँ से सीखी? एक्ट ऑफ 1786 से सीखी। कॉर्नवालिस के एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, ही शुड बी गिवन, मतलब उसने बोला कॉर्नवालिस ने कि मुझे पावर मिलनी चाहिए जिससे मैं ओवरराइड कर सकूं डिसीजन को, काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करके मैं अपने मन मर्जी, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल कर सकूं। दूसरा उसने बोला मैं कमांडर इन चीफ भी बनना चाहूंगा, मतलब कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं ही डिफेंस मिनिस्टर हूं, और मैं ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हूं। मेरा जब मन करेगा, मैं जिसके ऊपर अटैक करना चाहूंगा मैं करूंगा, मुझे किसी को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। कॉर्नवालिस ने शर्त रखी। ठीक है, इसके बेसिस पर एक एक्ट बना, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। आपको जस्ट मैंने अभी बताया है कि कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करी थी, मतलब कि वो आ गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के, परमानेंट सेटलमेंट उसने अप्लाई कर दिया है, और उसने अपने पास कंप्लीट अथॉरिटी रखी हुई है। क्या अथॉरिटी? कि उसके पास ओवरराइड करने की पावर है, अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। अपने काउंसिल के साथ साथ वो जो दूसरे गवर्नर है ना बंगाल के और मद्रास के, उनके डिसीजन को भी ओवरराइड कर सकता है। सिर्फ इसकी बंगाल में नहीं चलेगी, अब इसकी मद्रास में भी चलेगी, इसकी अब बॉम्बे में भी चलेगी। कॉर्नवालिस ने इस तरीके के सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी को बर्थ दिया। ठीक है जी, it gave the governor general more power and control over the government of the subordinate presidencies of Bengal and Madras। मैं जो भी बात बोल रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट उससे रिलेटेड होता है। मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूं, ठीक है, ताकि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे से जुड़े हुए एस्पिरेंट भी एक स्टेप आगे चले। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो लाइसेंस था वो 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था।
It provided the commander in chief was not to be a member of governor general council unless he was so appointed. मतलब क्या है कि काउंसिल के अंदर जो इसकी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ना, उसके अंदर कमांडर इन चीफ नहीं होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन उसको पहले काउंसिल में रखेंगे तो उसको कोई पोर्टफोलियो हम दे सकते हैं। अब ये बड़ा टेक्निकल हो गया आप लोगों के लिए समझना। एग्जाम्पल देखिए, मैं हूं, धीरज सर है, जेडी सर है, तीन बंदे हमारे, उसके अंदर मैं गवर्नर जनरल हूं, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर क्या हुआ, धीरज सर ने, जेडी सर ने बोला कि एक काम करो आप हमारे सागर भोला सर को कमांडर इन चीफ बना दो। मैं उनको बोल रहा हूं कि भाई कमांडर चीफ नहीं बना सकते। कमांडर इन चीफ बनाने के लिए पहले उनको काउंसिल में रखना पड़ेगा, तो मुझे अपनी काउंसिल का नंबर क्या करना पड़ेगा, 3 to 4 करना पड़ेगा, क्योंकि हम तीन बंदे हैं। तो पहले मैंने अपने काउंसिल का साइज बढ़ा दिया, 4 कर दिया। अब मैंने उसको कमांडर इन चीफ बनाया, मतलब सागर भोला सर को कमांडर इन चीफ बनाया, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो कमांडर इन चीफ काउंसिल के बाहर नहीं होगा, वो काउंसिल का मेंबर होगा। ये सबसे इजी एक्सप्लेनेशन थी इस बात को बताने की, क्योंकि ये पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। थोड़ी बहुत तारीफ तो बनती है ना यार, मैं भी तो तारीफ करूंगा ना थोड़ी सी अपनी। इट लेट डाउन दैट द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। इतना कुछ सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप समझ तो गए होंगे कि ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए भारत में रूल कर रहे थे। उनका सिर्फ एक ही माइंड सेट था, उनका सिर्फ एक ही विजन था कि वो भारत को के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए, राइट। डन है जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो चार्टर है कंपनी रूल में, वो है एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 आ गया। 1813 आते आते आप समझिए, सोचिए क्या क्या हुआ है। 1793 और 1813 के बीच में क्या क्या चीजें बदली। मैसूर इनके पास आ गया, जो मराठा किंगडम था वो खत्म हो चुका है, खत्म होने के एकदम थ्रेश होल्ड पर है वो, अगर नहीं हुआ तो। होलकर सिंधियाज ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं, पेशवा नहीं लड़ रहे, जिसके नाम पर वो रूल कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है मराठा में। तो किस तरीके का फ्रैक्शन, पॉलिटिकल फ्रैक्शन भारत में हुआ इस टाइम पर, 20 सालों में। सब्सिडरी अलायंस आ चुका है, मैसूर से चैलेंज नहीं मिल रहा है, वहां पर बिठा, मतलब जो है वोडियार किंग को बिठा दिया गया है। त्रावणकोर में मार्तंड वर्मा है, वो भी ब्रिटिशर्स के फेवर में है। निजाम है हैदराबाद में, आरकोट में सरकार बन गई है, मराठास जो है ब्रिटिशर्स की तरफ हो गए हैं। उधर ओडिशा इनके पास आ गया, बंगाल आ गया, दिल्ली तो पहले से ही था, अवध आ गया। तो इस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे ना, अब वो अपने कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए। ब्रिटिशर्स ने अब अपना सिचुएशन के साथ साथ माइंड भी बदल लिया है, आंख बदल ली है। आंख कैसे बदली उन्होंने, पहले वो भारत की चीजों की मतलब थोड़ी कदर करते, थोड़ी प्रेस करते, थोड़ा बहुत उसको मूल्य देते थे, यहाँ की लैंग्वेज को, यहाँ के संस्कृत के कॉलेज को, संस्कृत के पाठ्य को। 1813 आते ही उन्होंने बोल दिया, जब जीत गए पूरे पूरे इंडिया के लैंड को, अब इनके पास कोई चैलेंज नहीं है लड़ने के लिए, तो इन्होंने बोला कि भैया संस्कृत को हटाओ और पर्शियन को और इंग्लिश को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस्तेमाल करो, लैंग्वेज को। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मोनोपोली देने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए हमने भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो काम हो गया, वो काम खत्म, टाटा बाय बाय। क्या हो गया वो काम, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना मोनोपोली थी, जैसे कि लवांते कंपनी हो गई, ओसबोर्न कंपनी हो गई,
ये सभी, जॉन कंपनी हो गई, ये सभी कंपनीज, छोटी कंपनीज जो थी, इनको मिला करके कंपनी बनाई गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था यहाँ पर कि आप भारत के अंदर जितने रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करेंगे और भारत के रिसोर्सेज को ब्रिटेन में भेजेंगे। अब पूरा का पूरा भारत जो है वो, उसके ऊपर जो अब नियंत्रण है, जो कब्जा है, जो ऑक्यूपेशन है, वो किसका है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट का। ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक नाम की रह गई है, एक एडमिन ब्लॉक की तरह रह गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरह रह गई है। दूसरी कंपनीज भी आएगी अब भारत में ट्रेड करने, जो ब्रिटेन में ऑपरेट करती है, आएगी, यहाँ से सामान ले जाएगी, वहाँ के लोग भारत के मसालों को, चाय को, कॉफी को, कॉटन को इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होने वाला है? ज्यादा से ज्यादा टैक्स ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास जाने वाला है, वहाँ की सरकार के पास जाने वाला है। तो उन्होंने बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो एक्सक्लूसिव राइट है ना, मोनोपोली जो है, वो खत्म कर रहे हैं। हाँ, लेकिन टी का जो काम है वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कंपनी ओवर ट्रेड इन टी, चाय का जो काम है वो अभी भी कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी भारत में। और चाइना के साथ ट्रेड भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। हालांकि इससे कुछ पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये फैक्ट ऐसा है जिसको यूपीएससी पूछता है। क्यों पूछता है वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में कि मोनोपोली जो है कौन से एक्ट से खत्म करी थी, चाय को छोड़ करके और चाइना को छोड़ करके। ठीक है। It asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territory in India. It asserted the sovereignty, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन का एक्सक्लूसिव राइट है कंपनी की जितनी टेरिटरीज है इंडिया के अंदर। एक्सक्लूसिव राइट ब्रिटेन की पार्लियामेंट का है कि वो भारत के अंदर जितनी भी अब टेरिटरीज है, जो कि कंपनी जिसको चला रही है, जो भी प्रेसिडेंसीज है, कोई भी फैक्ट्री है, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी। क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए भारत में। अच्छा, इस पॉइंट को ना थोड़ा समझिए आप। यहाँ पर समझदारी आपकी, आपके माइंड की ताकत आपको देखने को मिलेगी। क्रिश्चियन मिशनरीज ना भारत में आना चाहते थे बहुत पहले से, बहुत पहले से, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम से। वॉरेन हेस्टिंग ने नहीं आने दिया, कॉर्नवालिस ने नहीं आने दिया। इस टाइम पर मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग है, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग ने बोल दिया कि आप आ सकते हैं। तो मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग ने भारत के फेवर में काम किया कि उसके अगेंस्ट काम किया? आपको सुन के हैरानी होगी, ये क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ करना भारत के फेवर में था। कैसे? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज धोखे से भारत के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज फैला रहे थे। जब धोखे से फैला रहे हो तो उस इम्पैक्ट, उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। एडवर्स इफेक्ट होता है मतलब काफ़ी इंटेंसिटीज के साथ, काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करने से क्या हुआ कि अब वो खुलेआम सबकी नज़र में आकर के खुलेआम लोगों को बता रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी आप अडॉप्ट कर दो। एटलीस्ट ये तो मालूम है ना कि कौन प्रचार कर रहा है और किसके सामने कर रहा है। लेकिन जब आप चोरी से प्रचार करेंगे और ये भी नहीं मालूम किसके सामने करेंगे, तो हम कैसे कंट्रोल लगाएंगे इसके ऊपर? तो उस टाइम पर मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग का ये पॉइंट और ये डिसीजन, मैं कह रहा हूं कि भारत के हक में था। अगर ये पॉइंट के ऊपर काफी लोग मुझसे मतलब एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपके सोचने की बात है, आपके समझने की बात है कि उसने अलाउ किया। अब खुलेआम लोग आ रहे हैं, अब खुलेआम आ रहे हैं, वो मेरे सामने आएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आप गलत बोल रहे हो, या फिर आप, मैं जिस धर्म का हूँ मेरे को उस धर्म का रहने दो, आप प्लीज मुझे मत बताओ क्या करना है। ठीक है, चले आगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। हाँ जी बिल्कुल, ब्रिटिश टेरिटरीज जो है और ब्रिटिश टेरिटरीज में रहने वाले इनहेबिटेंट्स, मतलब कि जितने भी लोग प्रेसिडेंसीज में रह रहे हैं, बंगाल में, कोलकाता में, ठीक है, उस टाइम पे कलकत्ता कहा जाता था बट कोलकाता, ठीक है, कालीकाता वैसे इसका असली नाम है।
बंगाल कालीकाता सेम हो गया, ठीक है। अपना बॉम्बे में मुंबई, ठीक है। उस टाइम में बॉम्बे कहा जाता था लेकिन मुंबई। और मद्रास, उस टाइम में मद्रास कहा जाता था लेकिन चेन्नई। इन तीनों जगह पर जितने भी लोग रहेंगे उनको ब्रिटिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन मैंडेटरी दी जाएगी। उसके ऊपर 1 लाख रुपीस का खर्चा भी आएगा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खर्चा खुद उठाया था 1 लाख रुपए का उस टाइम पर, जिससे कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए इन सभी प्रेसिडेंसीज में। It authorized the local government in India to impose taxes on persons. They could also punish the person for not paying tax. प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, एजुकेशन टैक्स या किसी और प्रकार का टैक्स अब लोकल गवर्नमेंट मतलब कि जो प्रेसिडेंसीज है, बंगाल की प्रेसिडेंसी, बंगाल का म्यूनिसिपैलिटी, मुंबई का म्यूनिसिपैलिटी, मद्रास का म्यूनिसिपैलिटी, वो अपने लोगों के ऊपर अब टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये टैक्स लगाने की प्रक्रिया जो है 1813 में स्टार्ट हुई थी म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू, म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू। क्लियर है जी यहां तक? एक बार बताओ हाँ या ना, ठीक है। अब हम करेंगे, देखिए छोटी छोटी क्लासेस का इम्पैक्ट ये होता है कि आपको ना, अब आप 1 घंटे 2 घंटे नहीं बैठेंगे, आप 20 मिनट के लिए बैठिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, 10 मिनट में रिवाइज कीजिए, चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती है, ठीक है जी। मैं 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटे की क्लास नहीं लेने वाला हूँ, मैं आपके सामने आता रहूँगा। आप लोगों से निवेदन है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इन क्लासेस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट मैं आपके सामने, अभी तो पॉलिटी स्टार्ट कर दी है, अभी पॉलिटी की बैक टू बैक क्लासेस, जैसे सुबह की अगर मैं बात करूँ 8:30 पर, 8:30 पर मैंने एक क्लास ले लिया आपकी पॉलिटी की, ठीक है। फिर 8:30 पर मैं बनाना स्टार्ट करूंगा तो 9:30 बजे तक आएगी आपके पास, ठीक है। तो 9:30 एक क्लास आ गई, फिर 10 बजे बैठूंगा तो 11 बजे तक बनेगी, तो 11 बजे एक क्लास आ गई आपके पास। फिर आपके पास एक आफ्टरनून में आ गई करंट अफेयर्स की क्लास या नेशनल इश्यूज की क्लास, और आफ्टर इवनिंग में आ गई आपके पास एक ज्योग्राफी की आ गई, एक हिस्ट्री की आ गई। अब बताइए, अब इतनी मेहनत करने का मुझे क्या हल्का सा बेनिफिट क्या होगा? मैं बेनिफिट इसलिए बोल रहा हूँ कि बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग कि भैया ये बुक आ गई है आप इस बुक को खरीदिए, मेरा बैच आ गया बैच को खरीदिए ना। व्हाट आई एम सेइंग कि जस्ट बी देयर विद मी, फॉर मी, सो डैट मैं आपके सामने क्लासेस लेकर के आता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आईएएस एस्पिरेंट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा कल मॉर्निंग, आपके सामने कंपनी रूल के जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ जाएगी, और दूसरे सेशन में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, जिससे कि क्राउन रूल हम लोग पढ़ने वाले। क्राउन रूल काफ़ी मतलब लेंथी है, तो ये क्लास भी लेंथी हो सकती है, या फिर 2 पार्ट में आएगी ये भी आपके पास, ठीक है जी। यू गाइस टेक केयर, आई कनेक्ट विद यू लेटर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल निर्मल आईएएस का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कीजिए, हमारी फैमिली को बढ़ाइए, सो डैट काम करने का ना मतलब और मन करे, ढेर सारा मन करे कि भैया मुझे अपने बच्चों के लिए करना है कुछ भी। ओके जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।